हेलो बच्चों, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। बेटा क्लास 9-10 का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने स्पोर फॉर्मेशन तक किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उससे आगे फर्दर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा रीजनरेशन। बेटा रीजनरेशन क्या होती है? एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अगर उसके कितने भी पीसीस में वो कट हो जाए तो हर एक पीस से या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन जाएगा या सिर्फ उसका लॉस्ट पार्ट आता है। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है कि सारे कट पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कुछ ऐसे भी है बेटा, जैसे छिपकली है तो उसकी अगर टेल कट जाए तो सिर्फ नई टेल ही आती है, वो कटी हुई टेल से नई लिजार्ड नहीं बनती। यानी कि उनके अंदर सिर्फ लॉस्ट पार्ट आता है। इवन हमारे अंदर भी जो हमारी स्किन है, हमें चोट लग जाए तो जहां से हमारी स्किन चली जाती है, छील जाती है, उस जगह दोबारा स्किन आ जाती है। तो उसे भी क्या बोलेंगे कि हमारी स्किन के पास भी रीजनरेशन की पावर है। ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रोसेस in which multicellular organisms, if cut into two or more pieces, their each piece likely to develop into new organism। ज्यादातर तो क्या होता है बेटा, जितने भी पीसीस में वो कट होगा उतने ही उससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। लेकिन इन सम केसेस ओनली लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी रीजनरेट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया हमारी स्किन रीजनरेशन की पावर रखती है, तो कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें सिर्फ लॉस्ट पार्ट ही बॉडी का रीजनरेट होता है। एग्जांपल है बेटा जैसे टेल ऑफ लिजार्ड और जैसे ह्यूमन स्किन। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजनरेशन के बारे में। अब हम इसे डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं कि आपको डायग्राम, क्योंकि बायो में बेटा जब भी आप सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो जैसा आप लिख कर आओगे ना, उसी बेस पर नंबर मिलेंगे। तो अब ये देखो कि आपने डायग्राम कैसा बनाना है। पहले तो एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं। एक तो बेटा इसमें भी हाइड्रा का एग्जाम्पल आएगा, एक आएगा बेटा प्लनेरिया का। हाइड्रा और प्लनेरिया में कंप्लीट रीजनरेशन होती है। इसके बगल में आप लिख लो, हाइड्रा और प्लनेरिया में कंप्लीट रीजनरेशन होती है। अभी मैंने आपको बताया कंप्लीट रीजनरेशन का मतलब क्या है, कि जितने पीसेस में वो कट होगा हर एक पीस से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। हाइड्रा मैंने आपको कल भी बना के दिखाया था। ये तो हाइड्रा का माउथ है, इस तरह से आप ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं। ठीक है, ये हो गया हाइड्रा। अब हाइड्रा जो है ये, इसमें भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख सकते हो। ये माउथ है इसका, ये टेंटिकल्स है। अब बेटा क्या होगा, इसके मान लो 3 पीस कट हो जाएंगे। मान लो कि यहां से 3 पीसेस में कट हो गया ऐसे, यानी कि यहां से क्या बना, एक पीस तो ये बन गया, ये जिसमें ऐसे लगा हुआ है, ये एक पीस तो बेटा ये बन गया। ध्यान से ऐसा ही डायग्राम पेपर में बना के आना है। दूसरा पीस हो गया ये, और तीसरा पीस हो गया इसका, मान लो ये, मान लो इसे ये 3 पीस कट हो गए। ठीक है,
अब क्या होगा, इससे अलग हाइड्रा बन जाएगा, इससे अलग हाइड्रा बन जाएगा और इससे अलग, यानी कि तीनों से ही अलग अलग हाइड्रा बन जाएगा। बनाओ चलो, सबसे ऊपर वाले से इस तरह से ये हाइड्रा बन गया सबसे ऊपर वाले से, फिर इस वाले से भी ऐसे हाइड्रा बन जाएगा, जगह की कमी है बच्चों, ऐसे, और इस वाले से भी नया हाइड्रा बन जाएगा। यानी कि एक पेरेंट हाइड्रा था, पहले क्या था, पेरेंट हाइड्रा एक था, उसके 3 पीसेस हो गए, तो तीनों पीसेस से अलग अलग हाइड्रा तैयार हो गया। दिस इज फर्स्ट हाइड्रा, दिस इज सेकंड हाइड्रा एंड दिस इज थर्ड हाइड्रा। तो हाइड्रा इसी तरह से बेटा प्लेनेरिया भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपल सा पानी में रहने वाला, वो भी कंप्लीट रीजनरेशन करता है, उसके भी जितने पीसेस कट हो जाएंगे हर एक पीस से नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब पार्शियल रीजनरेशन किस में होगी, एक बार ये देखो, यहां देखिए, ऐसे लिख लो कि पार्शियल रीजनरेशन किस किस में होगी। पार्शियल रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा सिर्फ लॉस्ट पार्ट ही वापस आएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म वापस नहीं बनेगा, केवल जो लॉस्ट पार्ट गया है वो उसकी जगह वापस आ जाएगा। इसका एग्जांपल लिखो, टेल ऑफ लिजर्ड, स्किन ऑफ स्नेक, ह्यूमन स्किन, इतने एग्जाम्पल बहुत है। मतलब रीजनरेशन क्या हुआ, रीजनरेशन में पार्शियल रीजनरेशन भी हो गई और कंप्लीट रीजनरेशन भी होगी। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि मल्टीपल और बाइनरी फ्यूजन में भी ऐसा ही होता है, भाई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में कट जाए उतने ही ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और रीजनरेशन में भी वही है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है, आप सिर्फ एक छोटा सा फर्क लिख कर आओगे कि जो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। लेकिन ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है बेटा, ये करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, काम वही है भाई, वो जितने टुकड़े होंगे उतने ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो यूनिसेलुलर करते हैं, हाइड्रा अमीबा एग्जाम्पल है, और ये मल्टी सेलुलर करते हैं। ठीक है बेटा, अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो बेटा, कोई भी प्लांट होता है ना, तो उसके मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, या तो स्टेम या रूट या लीव्स। ये किसी भी प्लांट के 3 मेन ऑर्गन होते हैं, कोई भी प्लांट है उसके 3 मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, लीफ, स्टेम और रूट। अगर किसी प्लांट में इन 3 ऑर्गन से नया प्लांट बन जाए, दोबारा सुनो, अगर किसी प्लांट में इन 3 ऑर्गन से नया प्लांट बन जाए उसको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लिखो, इट इज द प्रोसेस in which new plant arise from root, stem or leaves of parent plant। मतलब जो बेटा पेरेंट प्लांट है, या तो उसकी रूट से नया प्लांट बन जाएगा, या उसकी स्टेम से नया प्लांट बन जाएगा, या उसकी लीफ से नया प्लांट बन जाएगा। अगर प्लांट के स्टेम, रूट या लीफ से क्या बन जाए, नया प्लांट बन जाए, उससे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसके एग्जाम्पल बहुत बार पेपर में आते हैं, और तुम्हारी जो घर की किचन है ना, उसमें सारी चीज लगभग मिलती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाली। चलो एक बार देखो आगे। सबसे पहले बाय रूट। बाय रूट में सर्दियों में हमारे घर में स्वीट पोटैटो नाम का एक फ्रूट या वेजिटेबल, आप कुछ भी कह सकते हो, आता है, शकरकंदी जिसको बोलते हैं। स्वीट पोटैटो जो होती है वो रूट होती है, यानी कि उसे हम मिट्टी से ऑब्टेन करते हैं। और स्वीट पोटैटो के अगर हम उसे घर पे रख लेंगे, जैसे मान लो ये स्वीट पोटैटो है,
तो स्वीट पोटैटो में बेटा कुछ समय बाद ऐसे ना आईज निकल आती है। ये क्या निकल आई इसमें, आईज निकल आती हैं ऐसे कुछ समय बाद। अगर इसको हम उगा दें तो इससे नया प्लांट उग जाएगा। मतलब स्वीट पोटैटो रूट का एग्जाम्पल है, जिसे अगर कुछ समय आप घर पे रखो सर्दियों में तो उसकी जड़ें निकल आती हैं, और उन जड़ों वाली स्वीट पोटैटो को अगर तुम मिट्टी में उगा दोगे तो नया प्लांट आ जाएगा। अब ये रूट्स जो आई हैं इसीलिए इसको क्या बोलोगे, बाय रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुई। लिखो इसके बारे में, इन दिस न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द रूट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पेरेंट प्लांट। जो एग्जिस्टिंग पेरेंट प्लांट है उसकी रूट से नया प्लांट बनेगा। एग्जाम्पल क्या याद करना है बेटा, स्वीट पोटैटो। ठीक है, क्या एग्जाम्पल याद रखना है, स्वीट पोटैटो। अब बाय स्टेम, बाय स्टेम में बेटा स्टेम से नया प्लांट उगेगा। अब स्टेम से नया प्लांट उगने में पोटैटो इज द एग्जाम्पल। लिखो, इन दिस न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम स्टेम ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एज बड फॉर्म्स ऑन इट। उसके ऊपर बेटा बड बनेगा, उस बड बनने की वजह से उससे नया प्लांट बनता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों पोटैटो। ये सारी चीजें ब्लैक से लिखी जा रही हैं, रुको एक मिनट। सबके घरों में आलू तो आता ही है, आलू तो तुमने देखा ही होगा अपने घरों में। अच्छा एक बात, आलू भी तो मिट्टी से उगाया जाता है, मिट्टी से निकाला जाता है, फिर उसको स्टेम में क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि आलू रूट नहीं होती, आलू अंडरग्राउंड स्टेम होती है। याद रखना, ये उगाते तो हम आलू को मिट्टी में ही है और मिट्टी से ही उसको निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो रूट का एग्जाम्पल नहीं है बच्चों, वो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। अब आलू को अगर तुम घर में कुछ समय रखोगे तो तुम क्या देखोगे कि तुम आलू में ये देखोगे बेटा इस तरह से, पहले तो आईज बनेगी, ये आईज बन गई सारे आलू में। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, उसमें से इस तरह से स्ट्रक्चर निकल आएगा जिसको आप बोलोगे पहले बड। ये क्या निकला है, ये बड निकल गया। ये जो बड वाला आलू है अगर तुम इसे मिट्टी में उगा दोगे तो नया आलू का प्लांट उग जाएगा। क्या समझ में आया कि स्टेम में आपने एग्जाम्पल किसका याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना बेटा पोटैटो का। रूट में किसका एग्जाम्पल याद रखोगे, स्वीट पोटैटो का। पोटैटो को बहुत सारे बच्चे रूट में लिखाते हैं, तो उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पोटैटो क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, ये आप 11th क्लास में और अच्छे डिटेल में पढ़ते हो। उसके बाद आता है बेटा बाय लीफ। तो बाय लीफ में क्या है, इन दिस बड डेवलप्स on the surface of leaf and each bud give rise to new plant। इसका ना तुम्हारी बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें पत्ते से नया प्लांट बनता है, और वो है बेटा ब्रायोफाइलम। इसे तुम्हें याद करना है, क्या है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, मान लो ये पत्ता है ब्रायोफाइलम का,
ये पत्ता हो गया ब्रायोफाइलम का। इस पर जैसे ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरते ही मतलब पत्ता जब प्लांट से नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर इस तरह से बड बन जाएंगे। मतलब पत्ते के ऊपर क्या बन गए? बड बन गए। और ये जो बड है इसी से बेटा नया प्लांट उग जाएगा। मतलब सारा खेल बड का है। अगर बड रूट पे लगे तो रूट का एग्जाम्पल जैसे स्वीट पोटैटो, अगर बड स्टेम पर लगे तो स्टेम से नया प्लांट उग जाएगा जैसे पोटैटो, और अगर बड पत्ते पर लगे तो पत्ते से नया प्लांट हो जाएगा जैसे ब्रायोफाइलम। मतलब सारा काम तो बड का है। बड अगर रूट पे लग जाए तो रूट वाला, लीफ पे लग जाए तो लीफ वाला, और अगर स्टेम पे लग जाए तो स्टेम वाला रिप्रोडक्शन। रूट में क्या एग्जांपल आपको मैंने बताया? स्वीट पोटैटो। स्टेम पे क्या बताया एग्जांपल? पोटैटो। और लीफ पे क्या बताया? ब्रायोफाइलम। ठीक है बेटा। आप जो नॉर्मल हम खेती करते हैं ना, उससे ये वाला जो मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये ज्यादा फास्ट होता है और आप इसको किसी भी सीजन में कर सकते हो। यानी कि एक तो हम बीज उगाकर आलू की खेती करें और एक हम इस तरह का जो आलू है बड वाला, इसकी खेती करें, इसको उगाएं। तो सबसे पहले प्लांट किसमें से ओरिजिनेट होंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले से। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट, आपने बताना है सबसे पहला इसे किसी भी सीजन में उगा सकते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं, और दूसरा दिस मेथड इज फास्टर देन द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, दो इसके आपको एडवांटेज लिखने हैं। पहला क्या लिखोगे? दिस मेथड इज फास्टर एंड मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल फार्मिंग। जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उससे ज्यादा इफेक्टिव है ये। We can grow crop in any season with the help of vegetative propagation। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, ये इसके फायदे हो गए। ठीक है बेटा। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक अपना करते हैं, वो है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बहुत आसान है। ये बेटा जो आर्टिफिशियल टर्म लगाई जाती है ना, ये हमारे लिए लगाई जाती है, ह्यूमंस के लिए। अगर प्लांट खुद से अपने स्टेम, रूट और लीफ से नया प्लांट उगाए, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला। अगर वही काम वो खुद ना करे, हम करवाएं या हम करें, तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि दिस मेथड is performed by humans in which new plant arise from stem, root or leaf। मतलब बेटा वहां पर भी स्टेम, रूट और लीफ से नया प्लांट उग रहा है, यहां पर भी स्टेम, रूट, लीफ से ही नया प्लांट उग रहा है। दोनों में फर्क क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट स्वयं करता है, खुद से करता है, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो होती है वो हम करवाते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें जब इसके टाइप बताऊंगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही है। इसके टाइप हैं, 3 होते हैं इसके टाइप। एक है कटिंग,
दूसरा है ग्राफ्टिंग और तीसरा है लेयरिंग। तुमने अपने घरों में देखा होगा, अगर किसी के घर में मनी प्लांट उगा है और हमें अपने घर में मनी प्लांट उगाना है, तो हम उसके घर से एक छोटी सी स्टेम काट के ले आएंगे मनी प्लांट की, बोतल के अंदर पानी डाल के उसमें वो स्टेम रख देंगे, तो हमारे घर में भी मनी प्लांट उग जाता है। यानी कि उसमें भी स्टेम से नया प्लांट उगा है, लेकिन वो काटी किसने है? वो हमने काटी है। वो किस में आएगा? कटिंग मेथड में। यहाँ किसी के घर में गमले में मान लो कोई फूल उग रहा है, रोज का फ्लावर है या कोई और फ्लावर है, आपने वहां स्टेम उसकी काट कर घर ले आए और आप अपने घर में भी अगर उसको उगाओगे तो नया प्लांट हो गया। उसको भी क्या बोलेंगे? कटिंग। यानी कि कटिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम कट सेक्शन ऑफ स्टेम बाय ह्यूमंस। अगर हमने उसकी स्टेम काटी और उगाई, उससे नया प्लांट बना है, तो वो किस मेथड में आएगा बेटा? वो आएगा कटिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद करोगे? एक तो बेटा मनी प्लांट भी ऐसे ही उगता है। दूसरा तुम याद कर सकते हो, जैसे रोज के अंदर भी कटिंग करवाई जाती है। किसी के घर में अगर रोज का प्लांट उग रहा है, कट करके आप अपने घर पे भी उगा सकते हो गया कटिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग मैं यहां समझा रही हूँ, एक बार यहां देखो, थोड़ी जगह की कमी होगी। देखो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है बच्चों? कोई एक प्लांट है, ये प्लांट है ए और ये प्लांट है बी, इसके नीचे रूट लगी हुई है। ये ए प्लांट है और ये बी है, इसकी भी नीचे रूट लगी हुई है। दो प्लांट है बच्चों, ए प्लांट और बी प्लांट। हमने क्या करना है? इन दोनों को कट कर देना है। जैसे मैंने यहां से इसको कट कर दिया और इसको भी कट कर दिया, दोनों को स्लैंट हाइट में कट कर दो। इसका तो ये वाला पार्ट ले लो और इसका ये वाला पार्ट ले लो और दोनों को जोड़ दो। क्या बोला मैंने? दो प्लांट लिए, दोनों प्लांट में से कट कर दो। एक का तो ऊपर वाला पार्ट ले लो, उसको बोलते हैं बेटा स्टोक। स्टोक नहीं बेटा, स्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे SCION। जिसका आप ऊपरी भाग लोगे उसको क्या बोलेंगे? स्काइन। और जिसका आप निचले वाला भाग लोगे उसको बोलेंगे स्टोक। और इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद किसी कपड़े से कस के बांध लेंगे, तो कुछ समय बाद क्या देखोगे? वो पूरी तरह से जुड़ जाएगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। इस मेथड को क्या बोलोगे? ग्राफ्टिंग। जो तुम सर्दियों में मौसमी खाते हो या मौसमी का जूस पीते हो, मौसमी ग्राफ्टिंग मेथड से उगाई जाती है। दो संतरों की अलग अलग वैरायटी लेकर उनको, जैसे ये एक संतरे का प्लांट हो गया, ये दूसरा संतरे का प्लांट हो गया, दोनों को इस तरह से काट कर जोड़कर फिर कुछ समय बाद उस पे फ्रूट लग जाते हैं। और वो फ्रूट कौन से होते हैं? मौसमी के। तो इसमें ग्राफ्टिंग में आप क्या लिखोगे? ये ग्राफ्टिंग में लिखना बेटा, इन दिस मेथड टू प्लांट्स आर वर्टिकली कट and join together that leads to formation of new plant। अच्छा, कई बार पेपर में आ जाता है स्टोक क्या होता है और स्काइन क्या होता है। द पार्ट of plant
जिसमें बेटा रूट्स लगी होंगी ना, जो रूट वाला पोर्शन जिसका आपने कट किया है वो तो स्टॉक होता है, और जिसमें आपने स्टेम वाला पार्ट कट किया है, हैविंग स्टेम, उसको क्या बोलेंगे? स्काइन। यानी कि जिसका तो आपने ऊपर वाला भाग लिया वो स्काइन है, और जिसका आपने नीचे वाला भाग लिया है वो स्टॉक है। दोनों को जोड़कर नया प्लांट उगा देंगे, इसको बोलेंगे ग्राफ्टिंग। तो बेटा अब लेयरिंग टॉपिक रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।